जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक बेहद खुरूर और बहुत ही महत्वाकांक्षी सम्राट है और उसकी भारी भरकम हथियारों से लैस शाही सेना एक बहुत बड़े सैन्य अभियान पर जा रही है। बिल्कुल। वो सेना अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह चूर है और तभी रास्ते में एक छोटी सी क्षेत्रीय रियासत का शासक उस विशाल सेना का रास्ता रोक लेता है और कहता है, मेरी जमीन से गुजरना है तो पहले टोल टैक्स चुकाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि 1299 ईस्वी की एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है। दिल्ली के सबसे खूंखार सुल्तान यानी अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना को मेवाड़ के रावल समर सिंह ने रोककर बाकायदा कर वसूला था। हाँ, और ये घटना इतिहास में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। और यही घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। आखिर अरावली की पहाड़ियों में बसा ये गुहिल राजवंश इतना शक्तिशाली और बेखौफ कैसे बन गया कि वह दिल्ली सल्तनत को इस तरह खुलेआम चुनौती दे सके? मैं इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रदान किए गए हस्तलिखित नोट्स और अध्ययन सामग्री के आधार पर इसी राजवंश की जड़ों को टटोलेंगे। जी, और इस चर्चा में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस सवाल का जवाब किसी एक घटना या महज किसी एक राजा के शौर्य में नहीं छिपा है। अगर हम इस राजवंश की पूरी यात्रा का विश्लेषण करें, तो यह एक बहुत ही जटिल और रणनीतिक विकास की कहानी है। यह केवल तलवारों के दम पर लड़ा गया इतिहास नहीं है। तो फिर इसमें और क्या-क्या शामिल था? देखिए, इसमें सत्ता को वैध बनाने की कूटनीति थी, धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिकरण था और संस्थागत प्रशासन का निर्माण भी था। गुहादित्य से लेकर रावल रतन सिंह तक मेवाड़ के इस गुहिल वंश ने एक साधारण भौगोलिक क्षेत्र को एक ऐसी अभेद्य राजनीतिक और सैन्य इकाई में बदल दिया जिसने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के दांत खट्टे किए। तो इस विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा ना? प्राचीन काल में जिस क्षेत्र को मेदपाट, प्रागवाट या शिवी जनपद कहा जाता था, वहीं 586 ईस्वी के आसपास घुइन वंश की नींव पड़ी। बिल्कुल, और 646 ईस्वी का जो सामूली अभिलेख है, वो इस समय सीमा की पुष्टि भी करता है। ये स्थापना गुहादित्य या गुहिल द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगती है, वो है इस राजवंश की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच का भारी मतभेद। मतलब ऐसा लगता है जैसे हर गुट इस अदम्य राजवंश को किसी अलग ही वंशावली से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ये वल्लभी, जो गुजरात में है, वहाँ के शासक शीलादित्य और पुष्पावती की संतान थे। और वहीं गोपीनाथ शर्मा और डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार पूरी तरह से एक अलग दिशा में जाते हैं। उनका तर्क है कि गुहिल वंश ब्राह्मणों का वंशज था। सही कहा। और इस ब्राह्मण मत का फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कड़ा विरोध किया। ओझा जी के ऐतिहासिक शोध के अनुसार ये राजवंश विशुद्ध रूप से सूर्यवंशी हिंदू था। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी एक सिद्धांत को सही साबित करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे अलग-अलग स्रोतों में इनके मूल को लेके विविधता है। बिल्कुल। और इन सब में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब हम अबुल फजल का दृष्टिकोण देखते हैं। मुगल दरबार के इस नवरत्न ने गुहिलों को सीधे तौर पर ईरान के शासक नौशेरवां खां आदिल का वंशज बता दिया। मतलब क्या? हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। अबुल फजल का ये दावा तो पूरी तरह से एक आधुनिक पीआर कैंपेन या कहूं पब्लिक रिलेशंस की रणनीति जैसा लगता है। मेरा मतलब है, मुगलों के समय तक मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता के लिए इतना विख्यात हो चुका था कि मुगल इतिहासकार शायद इस तथ्य को पचा ही नहीं पा रहे थे कि कोई स्थानीय शक्ति इतनी अदम्य कैसे हो सकती है। हाँ, तो उन्होंने उसे एक ऐसी वंशावली से जोड़ दिया जिसे फारसी और इस्लामी दुनिया में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो क्या ये अलग-अलग सिद्धांत इस बात का सबूत नहीं है कि सत्ता हासिल करने के बाद उसे वैध ठहराने के लिए ऐसी ओरिजिन स्टोरीज गढ़ी जाती थीं? जैसे आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में ब्रांड अपनी कोई इंस्पायरिंग कहानी बनाते हैं। मोनहॉट नैन्सी ने तो इस वंश की 24 अलग-अलग शाखाओं का वर्णन किया है। मैं आपकी इस ब्रांड वाली बात से सहमत हूँ। सत्ता का ये एक बहुत पुराना और कारगर नियम है। सैन्य शक्ति से आप जमीन तो जीत सकते हैं, लेकिन लोगों की निष्ठा जीतने के लिए एक ऐसी कहानी की आवश्यकता होती है जो शासक को सामान्य जनता से श्रेष्ठ स्थापित करे। वल्लभी के राजघराने से जोड़ना या सूर्यवंशी बताना शासक को एक दैवीय अधिकार प्रदान करता है। समझ गया।
और नैन्सी द्वारा उन 24 शाखाओं का जिक्र ये भी स्पष्ट करता है कि ये कोई एक छोटा सा परिवार नहीं था, ये एक विशाल राजनीतिक नेटवर्क था। लेकिन उत्पत्ति की ये कहानियां एक राज्य को तभी तक टिकाए रख सकती हैं जब तक कि कोई ऐसा वास्तविक महानायक न उभरे जो उन कहानियों को जमीन पर सच कर दिखाए। और वो महानायक बनकर उभरे बप्पा रावल, मेवाड़ के इतिहास का पहला ऐसा नाम जिसने सत्ता, धर्म और अर्थशास्त्र को एक साथ साधने का काम किया। उनका वास्तविक नाम काल भोज था। बिल्कुल। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार हारित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने सत्ता पाई थी। उन्होंने नागदा, जो उदयपुर में है, उसे अपनी राजधानी बनाया और वहां एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर लकुलिश संप्रदाय का था। अब देखिए, सतह पर देखने में ये एक साधारण धार्मिक कार्य लगता है। एक राजा ने भगवान का मंदिर बनवा दिया, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीतिक इंजीनियरिंग है वो मुझे बहुत हैरान करती है। मुझे पता है आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। आप उस अवधारणा की बात कर रहे हैं जहां मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को कभी राजा नहीं माना, बल्कि खुद को एकलिंग नाथ जी का दीवान घोषित किया। बिल्कुल, मैं इसी दीवान वाले कंसेप्ट को समझना चाहता हूँ। अगर कोई शासक ये घोषित कर दे कि इस राज्य का असली राजा तो एक देवता है और मैं सिर्फ उनका दीवान यानी प्रधानमंत्री हूं जो उनके नाम पर शासन कर रहा है, तो ये तो विद्रोह को कुचलने का सबसे अचूक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक बन गया। ये तो है। खिलाफ बगावत कर रहा होगा, और उस दौर के समाज में ऐसा करने का साहस जुटाना लगभग असंभव था। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही गहरी संस्थागत रणनीति थी। इस अवधारणा ने मेवाड़ के राज सिंहासन को एक अभेद्य सुरक्षा कवच पहना दिया था। शासक के आदेश महज फरमान नहीं रहे, वे एक ईश्वरीय आज्ञा बन गए, जिससे राज्य में स्थिरता आई। हाँ, लेकिन बप्पा रावल केवल एक चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं थे। उनके सैन्य अभियानों का दायरा भी असाधारण था। 734 ईस्वी में उन्होंने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। और उनका एक सैन्य अभियान जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, वो है गजनी पर उनका आक्रमण। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को हराया और उसकी जगह अपने भांजे को वहां की सत्ता सौंप दी। आज पाकिस्तान में जो रावलपिंडी शहर है, उसका नाम उन्हीं के नाम से जुड़ा है। जी हाँ। अब सोचने वाली बात यह है कि उदयपुर और चित्तौड़ से निकलकर कोई सेना इतनी दूर गजनी तक क्यों जाएगी? ये महज कोई शक्ति प्रदर्शन तो नहीं हो सकता। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन से कहीं आगे की बात थी। ये आक्रामक रक्षा यानी ऑफेंसिव डिफेंस की नीति थी। बप्पा रावल ये समझ चुके थे कि सिंध और अफगानिस्तान के रास्ते जो आक्रमणकारी आ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए घर में बैठकर रक्षा करना काफी नहीं होगा। मतलब दुश्मन को उसके घर में मारो। बिल्कुल, शत्रु को उसके ही घर में कमजोर करना होगा और बीच में एक बफर जोन बनाना होगा। उन्होंने वही किया। इसी कारण इतिहासकार सीवी वैद्य यानी चिंतामणि विनायक वैद्य ने उनकी तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। अरे वाह, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। चार्ल्स मार्टेल ने जिस तरह यूरोप में इस्लामी विस्तार को रोका था, ठीक उसी तरह बप्पा रावल भारत के लिए एक अभेद्य ढाल बन गए थे। इसी कारण उन्हें हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवै जैसी उपाधियां दी गईं। सही कहा। लेकिन मुझे उनके काल की एक और बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है, उनकी अर्थव्यवस्था। उन्होंने 115 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, तांबे या चांदी के नहीं, बल्कि पूरे 115 ग्रेन के मानकीकृत सोने के सिक्के। एक सोने की मुद्रा का चलन राज्य की ताकत के बारे में क्या संकेत देता है? देखिए, सोने का सिक्का चलाना किसी भी राज्य की पूर्ण संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। 115 ग्रेन का एक निश्चित मानकीकरण ये बताता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था बेहद स्थिर थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेवाड़ के व्यापारिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय थे। हाँ, व्यापारी तो उसी मुद्रा पर भरोसा करते हैं ना जिसका मूल्य स्थिर हो। बिल्कुल। इस एक कदम ने मेवाड़ को आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध बना दिया था। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही रोचक मोड़ लेती है। बप्पा रावल ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया, लेकिन एक युद्ध केंद्रित साम्राज्य हमेशा आक्रामक मुद्रा में नहीं रह सकता। जाहिर है, राज्य को चलाने के लिए रोजमर्रा के प्रशासन की जरूरत होती है। न्याय कैसे होगा, टैक्स कैसे इकट्ठा होगा, और यहीं पर अल्लट, जिनका वास्तविक नाम आलू रावल था, उनका शासनकाल एक गेम चेंजर साबित होता है। अल्लाट का काल ये साबित करता है कि वे सत्ता के स्वरूप को बदलना चाहते थे। अल्लाट की माता महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंश की थीं, जिससे उन्हें एक बड़ी राजनीतिक समझ मिली थी। उन्होंने आहड़ को अपनी उपराजधानी बनाया,
वहां वराह मंदिर का निर्माण करवाया और सबसे ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मेवाड़ में विधिवत नौकरशाही की शुरुआत की। ये नौकरशाही वाला हिस्सा मुझे बहुत प्रभावित करता है। अगर इसे एक आधुनिक नजरिए से देखें तो ये किसी आक्रामक स्टार्टअप के एक कॉरपोरेट कंपनी में बदलने जैसा है ना। जी। बप्पा रावल एक फाउंडर थे जिन्होंने सिस्टम खड़ा किया, लेकिन अल्लट ने उसे संस्थागत बना दिया। अब प्रशासन किसी राजा के मूड पर निर्भर नहीं था, बल्कि एक प्रॉपर सिस्टम के तहत काम कर रहा था। और ये सिस्टम किसी भी राज्यों के लंबे समय तक टिके रहने के लिए सबसे जरूरी तत्व है। अल्लट की विदेश नीति भी बहुत स्पष्ट थी। उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। ये केवल एक वैवाहिक संबंध नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक चाल थी। हूण उस समय एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत थे। इस विवाह को देखकर तो मुझे पॉइजन पिल रणनीति की याद आती है। जब कोई कंपनी किसी बड़ी कंपनी को खुद को टेक ओवर करने से रोकने के लिए किसी तीसरी कंपनी के साथ इंटरनेशनल मर्जर कर लेती है। अल्लट ने हूणों को अपना रिश्तेदार बनाकर मालवा के शासकों को एक कड़ा संदेश दिया था। हाँ, क्योंकि मालवा और मेवाड़ के बीच लगातार सीमा विवाद चल रहे थे। लेकिन कूटनीति हमेशा काम नहीं आती। अल्लट की कुछ पीढ़ियों बाद शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के शासक मुंज परमार ने एक भयानक आक्रमण किया और उस आहड़ उपराजधानी को नष्ट कर दिया। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। और इसी उथल-पुथल के दौर में रण सिंह या कहें कर्ण सिंह के शासनकाल में गुहिल राजवंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया, रावल और राणा। रावल शाखा की कमान क्षेम सिंह के पास थी, जिनके पुत्र सामंत सिंह और कुमार सिंह थे। नतीजा ये हुआ कि 1177-78 ईस्वी में कीर्तिपाल नाम के एक आक्रांता ने मेवाड़ छीन लिया। सामंत सिंह अपनी मुख्य राजधानी हार गए। लेकिन अक्सर इतिहास में जब कोई राजा अपनी राजधानी खो देता है तो वो मारा जाता है या अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन सामंत सिंह ने समर्पण करने के बजाय एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वे अपनी बची खुची ताकत के साथ दक्षिण की ओर वागड़ क्षेत्र में चले गए, जिसे आज हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहते हैं। बिल्कुल। इसे इतिहास का सबसे शानदार पिवट कहा जा सकता है। मुख्य जमीन छिन गई है तो क्या हुआ, उन्होंने वहां जाकर गुहिल वंश की एक नई शाखा स्थापित कर दी। बाद में वेतराइन के ऐतिहासिक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। और सामंत सिंह का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके भाई कुमार सिंह ने आखिरकार मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया और इसी ने मंच तैयार किया रावल चैत्र सिंह के लिए, जिनका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक रहा। और जैत्र सिंह के समय की सबसे बड़ी घटना है 1227 ईस्वी का भूताला का युद्ध, जो उदयपुर के पास हुआ था। एक तरफ थे जैत्र सिंह और दूसरी तरफ दिल्ली का क्रूर सुल्तान इल्तुतमिश। हाँ, और जैत्र सिंह के सेनापति बालक और मदन ने जो सैन्य कौशल दिखाया, उसने सुल्तान को हरा दिया। इस युद्ध की जानकारी हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक हम्मीर मदमर्दन से मिलती है। सुल्तान इल्तुतमिश को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, लेकिन हार कर लौटते हुए इल्तुतमिश ने खींच में जो किया। हाँ, उसने पुरानी राजधानी नागदा को पूरी तरह लूट लिया और जला दिया। ये शत्रु के संसाधन नष्ट करने की रणनीति थी। इल्तुतमिश तो खराब हारने वाला, यानी एक सोर लूजर साबित हुआ, लेकिन उसका ये कदम उसी पर भारी पड़ गया। इसके बाद जेत्री सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। चित्तौड़ एक अभेद्य पहाड़ी दुर्ग था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो इनके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल तक कहा है। स्वर्णकाल कहना बिल्कुल उचित है। एक सुरक्षित पहाड़ी राजधानी, मजबूत नौकरशाही और दिल्ली के सुल्तान को हराने का मनोवैज्ञानिक फायदा। जब राज्य सुरक्षित रहता है तो कला का विकास होता है। यही कारण है कि जेत्री सिंह के बाद जब रावल तेज सिंह गद्दी पर बैठे तो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी उन्हीं के समय रचा गया। उनकी रानी जैतल देवी ने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया और तेज सिंह ने परमेश्वर, महाराजा धीराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। जी, लेकिन समस्या इसी अति आश्वासन में होती है। जब राज्य लगातार सफल होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास जन्म लेता है। और यही रावल समर सिंह के शासनकाल में दिखा, जिनका समय 1273 से 1302 ईस्वी तक था। और अब हम लौटकर उसी घटना पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, 1299 का टोल टैक्स। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी तो समर सिंह ने उन्हें रास्ता देने के बदले कर वसूला। ये तो ऐसा है जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी मिलिट्री टैंक का चालान काट दे। बिल्कुल। तो
क्या ये कदम बहादुरी से ज्यादा एक रणनीतिक भूल थी जिसने खिलजी के अहंकार को चोट पहुंचाई? देखिए, चित्तौड़ का दुर्ग व्यापारिक मार्गों के ठीक ऊपर था। समर सिंह द्वारा टैक्स वसूलना दरअसल अपने बॉर्डर कंट्रोल का सीधा प्रदर्शन था। लेकिन टाइमिंग गलत थी। खिलजी ने इसे शाही अहंकार पर तमाचा माना और इसी का नतीजा था 1303 ईस्वी का चित्तौड़ पर भीषण आक्रमण, जिसका सामना रावल रतन सिंह को करना पड़ा। हाँ, अक्सर लोग इसे केवल रानी पद्मिनी, जो सिंघल द्वीप की राजकुमारी थीं और जिनके माता-पिता गंधर्वसेन और चंपावती थे, उनकी सुंदरता से जोड़ते हैं। लेकिन इसके पीछे खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, चित्तौड़ का सामरिक महत्व और वो पुराना अपमान भी बड़ा कारण था। बिल्कुल, युद्ध के अर्थशास्त्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रतन सिंह और उनके सेनापति वीरता से लड़े, लेकिन अंततः मेवाड़ को टूटते हुए देखना पड़ा। और इस भीषण युद्ध के साथ ही गुहिल वंश की उस रावल शाखा का हमेशा के लिए अंत हो गया। इतिहास का ये सबसे बड़ा सबक है। किसी भी राज्य की भौगोलिक सुरक्षा हमेशा के लिए गारंटी नहीं होती। बदलती भू राजनीति और अति आत्मविश्वास में लिए गए फैसले पूरे राजवंश को डुबा सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो मेवाड़ का इतिहास सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं है। ये कूटनीति, नौकरशाही और सामंत सिंह के उस लचीलेपन का उदाहरण है जो आज के नेतृत्व में भी लागू होता है। बिल्कुल, ये राजनीतिक विकास और पतन की एक बेहतरीन केस स्टडी है। जब चित्तौड़ की राख उड़ रही थी, तब वो राणा शाखा कैसे एक नए फीनिक्स की तरह उठेगी, यह सोचने का विषय है। और इसी सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यही समाप्त करते हैं।